इश्क नहीं आसा, साया एक श्राप का। एपिसोड नंबर 5। अब तक आपने पढ़ा। जैसे ही रक्षित ने अतुल जी की स्वर्गीय पत्नी के बारे में उल्टा सीधा कहा तो ये सुनकर अतुल जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन रुद्र, उसके चेहरे पर तो सुकून नजर आ रहा था। वो ये तमाशा एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर किसी और एक्सप्रेशंस को आने नहीं दिया था। आइए देखते हैं आखिर कहानी में और क्या नए नए बदलाव आते हैं। चलिए जानते हैं अब आगे। जैसे ही रक्षित ने अतुल जी से उनकी स्वर्गीय पत्नी के बारे में भला बुरा कहना शुरू किया तो अतुल जी गुस्से में भर उठे और रक्षित की तरफ देखते हुए बोले। अतुल जी बोले, बस कर रक्षित, बस बहुत हुआ। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए मैं रुद्राक्षी या अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। तभी रक्षित की बीवी दिया बोली, ऐसे कैसे हाथ उठ जाएगा आपका भाई साहब, क्या गलत बोला है इन्होंने? सही तो कह रहे हैं ये। आप भी एक दुल्हन को मंडप में छोड़कर किसी और से शादी करके आ गए थे। शायद ये आपके ही कर्मों की सजा है जो आपकी बेटी को मिल रही है। आज आपकी बेटी भी दुल्हन बनकर भरे मंडप में अधूरी दुल्हन बनकर रह गई है, जैसे सालों पहले वामिका रही थी। यही नाम था ना उसका। आज भी दबी जुबान में सब यही कह रहे थे। शायद ये आपके कर्मों का ही फल है जो आज आपकी को कर्मों के रूप में मिला है। अतुल जी ये सुनते ही टूट चुके थे। तभी ध्रुव गुस्से में बोला। ध्रुव बोला, बस करिए आप सब लोग, दिलासा नहीं दे सकते तो यहाँ आकर तमाशा मत बनाइए। यहाँ आकर एहसान फरामोशी करने की ज़रूरत नहीं है। भूल गए आप सब लोग आपके लिए मामा जी ने कितना कुछ किया है और आप ये सिला दे रहे हैं उनकी अच्छाई का। और बुआ दादी, आपको तो समझना चाहिए। अरे ये मायका है आपका, भले ही आपको इस परिवार ने गोद लिया हो, लेकिन कभी भी आपको पराया फील नहीं कराया और आपके इस परिवार का बुरा नहीं चाहा। और ये परिवार। तभी कामिनी जी गुस्से से बोली, तुम तो चुप ही रहो। जब बड़ों की जुबान ही इतनी चल रही है तो छोटों से तो मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। चलो रक्षित बेटा, हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे। इतना कहकर कामिनी राजवंश अपने पूरे परिवार को लेकर वहां से जा चुकी थी। अब तो वहां सिर्फ और सिर्फ ध्रुव, रिद्धि, अतुल जी और रुद्र थे। रुद्र को अभी भी वहां खड़ा देखकर ध्रुव रुद्र की तरफ देखकर बोला। ध्रुव बोला, आपको अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा मिस्टर रुद्र। आपसे ना हमारी जान है ना पहचान है, लेकिन सिर्फ आपके चेहरे ने ही इस पूरी शादी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब आप यहाँ क्यों खड़े हैं बताएंगे? रुद्र बोला, देखिए मैं जानता हूँ ये सब कुछ एक गलतफहमी के चलते हुआ है। मैं नहीं चाहता था कि इस शादी में कोई रुकावट आए, इसलिए मैं यहाँ बस सफाई देने ही आया था। मुझे नहीं पता था कि इतना सब तमाशा हो जाएगा। मैं शोभित के बारे में बहुत पहले ही जान चुका था। मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि ये शादी में होने वाले तमाशे को रोक सकूं। फिर मेरे बारे में कल इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था, जिसके बारे में मुझे पता चल गया कि वह आपके परिवार के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है अपने पिता के साथ मिलकर। मैं बस वो साजिश नाकामयाब करने आया था, लेकिन यहाँ आने से पहले ही ये सब तमाशा हो गया। देखिए, मेरा शादी तोड़ने का कोई मकसद नहीं था। मुझे नहीं पता आपकी बहन किस बारे में बात कर रही है। हाँ, उन तस्वीरों में जो कुछ भी था वो सच था, लेकिन वो आधा सच था। दरअसल उस दिन मैं गलती से चेंजिंग रूम में फंस गया था और अचानक से लाइट चली गई तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। रुद्राक्षी गिरने वाली थी, इस वजह से मैंने उसे गिरने से बचाया और शायद किसी ने उस समय की तस्वीरों को कैद करके वो सब कुछ प्लान किया है। मैं जानता हूँ आपके परिवार की एक इज्जत है पूरे समाज में और शायद यह आपके किसी दुश्मन का ही काम हो। मैं ये सब कुछ शॉर्ट आउट करने यहाँ आया था, पर अच्छा ही हुआ जो ये शादी टूट गई। तभी रिद्धि बोली, क्या अच्छा हुआ इसमें जरा बताएंगे आप हमें? शादी टूट गई है रुद्राक्षी की, टूट चुकी है वो। भले ही बाहर से कितनी ही चिड़चिड़ी गुस्सैल बनी हुई है, लेकिन अंदर से उसका दर्द, उसकी तकलीफ कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ मैं देख रही हूँ उसके अंदर के हालात। टूट चुकी है वो और आप कह रहे हैं कि अब ये सब कुछ समझ सकते हैं। अगर आप ये सब कुछ समझ सकते ना तो शायद आप शोभित को कल सब कुछ समझा चुके होते, जब शोभित ही सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। तभी रुद्र बोला, और क्या होता शोभित को समझाकर, बताएंगे आप? देखिए मिस, जिसने रिश्ता तोड़ना होता है ना, उस इंसान को सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है। फिर वो बहाना तुम्हारे पक्ष में हो या ना हो, इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि उसके पक्ष में क्या है। और शोभित वही इंसान है। उसे बस ये शादी तोड़ने का या फिर अपनी बातें मनवाने का एक बहाना चाहिए था, एक जरिया चाहिए था जो उसे मिला, और सिर्फ उसे ही नहीं उसके पूरे परिवार को मिला। नहीं तो जब मैं यहाँ आ चुका था बताने और जब मैं सबके सामने ये बता चुका था कि ये गलतफहमी है, तो शोभित ने क्यों नहीं मानी मेरी बात? भरोसा करता ना वो रुद्राक्षी से, वो तो प्यार करता है। आप लोग दावे कर रहे हैं कि वो रुद्राक्षी से प्यार करता है, तो क्या किसी का प्यार इतना खोखला हो सकता है कि वो इंसान किसी और की बातों में आकर अपने अच्छे खासे रिश्ते को, वो रिश्ता जो शादी के मंडप तक पहुंच चुका है, उसे आसानी से तोड़ दे? ये पहले से प्लान था। शादी का मंडप में टूटना, समाज के सामने तमाशा बनाना, ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ है। क्रिमिनल लॉयर हो ना तुम, तो इतना तो नहीं समझ सकती क्या?
जैसे ही रुद्र ने रिद्धि को क्रिमिनल लॉयर हो इस बारे में कहा तो रिद्धि घूर कर रुद्र को देखने लगी। तो वहीं रुद्र को समझ आ चुका था कि उसने बातों ही बातों में क्या कह दिया है। इससे पहले वो अपनी बात कह पाता, रिद्धि उसकी तरफ शक की निगाहों से घूरने लगी और बोली। रिद्धि बोली, तुम्हें कैसे पता मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ? क्या तुम मेरी जासूसी करवा रहे हो? रुद्र बोला, जैसे तुम्हारे सवाल जवाब है ना, तुम्हें देखकर मैं क्या कोई भी बता देगा कि तुम लॉयर हो। रिद्धि ने जैसे ही ये सुना तो उसे कुछ खटका, लेकिन फिर रुद्र ने बात घुमा दी। रिद्धि कुछ और कह पाती उससे पहले ही रुद्र बोला, देखिए मेरा यहाँ आने का क्या मकसद था मैं आप सबको बता चुका हूँ। फिर भी हाँ, अगर मेरी वजह से रुद्राक्षी की शादी टूट गई है और आप लोगों की इतनी बदनामी हुई है तो आप मुझे जो सज़ा देना चाहेंगे मैं वो सज़ा मानने को तैयार हूँ। तभी अतुल जी बोले, तुम्हें क्या सज़ा दूँ बेटा? ऐसा लग रहा है कि सालों पहले जो मैंने किया था उसकी सज़ा मिल रही है मेरी बच्ची को। एक सच, एक ऐसा राज जो पूरी दुनिया से छिपा रहा, वो राज आज मेरी बेटी की ज़िंदगी में ग्रहण लगा चुका है। सालों पहले मैंने भी किसी को ऐसे ही मंडप में छोड़ा था और शायद आज मेरी बेटी उसी दिन को दोहरा रही है। पर मेरा तो वो सब करने के पीछे एक कारण था, पर मेरी बेटी तो बिना कारण ही सज़ा भुगत रही है। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा और ये सब कुछ मैं कैसे संभालूंगा, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरी बेटी पूरी तरीके से टूट चुकी है और शायद मैं भी। इतना कहकर अतुल जी ज़मीन पर गिरने लगे। तभी रुद्र और ध्रुव ने आकर अतुल जी को संभाला। ध्रुव चिल्लाते हुए बोला, केशव केशव डॉक्टर को फ़ोन करो, लगता है मामा जी को दौरा पड़ा है। जैसे ही ध्रुव ने चिल्लाते हुए ये कहा तो केशव, जो कि उनका नौकर था, उसने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। रुद्र, जो कि ये सब देखकर थोड़ा हैरान था लेकिन फिर कुछ सोचने लगा, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था। थोड़ी ही देर में अतुल जी को अस्पताल ले जाया गया। रुद्राक्षी, जो कि कमरे में बेतहाशा रोए जा रही थी, वो इन सब से बेखबर कमरे में ही थी। जब अतुल जी हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां ध्रुव और रिद्धि को एहसास हुआ कि उन लोगों ने रुद्राक्षी को इस बारे में कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि ये सब कुछ जल्दबाजी में हुआ था। इसलिए किसी को रुद्राक्षी को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला कि वो रुद्राक्षी को इस बारे में बता पाते। ध्रुव ने केशव को फ़ोन करके रुद्राक्षी को अपडेट देनी चाहिए तो केशव ने बताया रुद्राक्षी अभी भी कमरे में है, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। इतना सुनते ही ध्रुव ने केशव को रुद्राक्षी का ध्यान रखने के लिए कह दिया। वहीं अस्पताल में डॉक्टर अतुल जी को चेक कर रहे थे। डॉक्टर ने दूसरों को ये बात बता दी थी कि अतुल जी को मेजर हार्ट अटैक आया है और उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है। ये सब सुनकर तो ध्रुव लोग हैरान हो चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हुआ। वहीं दूसरी ओर अद्वैत होटल में अपनी मीटिंग ख़त्म करके कुछ देर पहले ही आया था। उसने जैसे ही अपना फ़ोन खोला तो इंटरनेट में भर भर के उसे सारी गॉसिप्स मिल गई। शादी में हुई हर एक हरकत जिसे मीडिया ने कैप्चर किया हुआ था, अद्वैत को सब कुछ पता चल गया। जैसे ही अद्वैत ने वो सारी वीडियो देखी तो ये देखकर तो उसके होश उड़ गए। जब अद्वैत ने मीडिया द्वारा डाली गई वीडियो क्लिप देखा तो उसे देखकर तो वो और ज़्यादा हैरानी में था। और सिर्फ अद्वैत ही नहीं बल्कि अद्वैत के साथ जो इंसान था वो भी हैरानी से उन सारी वीडियोस को देख रहा था। इसी बीच अद्वैत को कुछ ऐसा पता चला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अद्वैत ने तुरंत ध्रुव को फ़ोन किया। ध्रुव ने फ़ोन कॉल रिसीव किया तो उसे सारी खबर बताई। अद्वैत ने ध्रुव को ये दिलासा दिया कि उसे ये आश्वासन दिया कि सब कुछ 1 घंटे में वो राजस्थान पहुंच जाएगा, वो मुंबई से तुरंत निकल रहा है। ध्रुव ने रुद्र के बारे में भी अद्वैत को बताया। अद्वैत ने सब कुछ जानकर ध्रुव की बातें सुनकर उसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर ध्रुव भी एक पल के लिए हैरान था, पर उसे अद्वैत की बातें खुद समझ में नहीं आई, इसलिए उसने उस बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया और उसे ज़्यादा नहीं सोचा। अद्वैत वहाँ से निकलने की बात कहकर फ़ोन कट कर चुका था। वहीं ध्रुव भी अस्पताल में सारी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा था और इस जिम्मेदारी को निभाने में उसका साथ दे रहा था रुद्र, जो कि अद्वैत की जगह सारे कामों में ध्रुव की मदद कर रहा था। रिद्धि हॉस्पिटल से वापस घर चली गई थी। घर जाकर रिद्धि ने रुद्राक्षी को सारी सिचुएशन बताई तो रुद्राक्षी रिद्धि के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गई। डॉक्टर ने अतुल जी को ऑब्जर्व किया, साथ ही में ये भी बताया कि अतुल जी किसी भी तरीके के सदमे को बर्दाश्त करने की हालत में अब नहीं है। अगर उन्हें अब कोई भी सदमा लगा तो शायद उनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर तो रिद्धि, ध्रुव, रुद्राक्षी के होश उड़ गए। रुद्राक्षी का तो रो रो के हाल बुरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कुछ कैसे संभाले। रिद्धि रुद्राक्षी को समझाए जा रही थी। थोड़ी देर में डॉक्टर ने अतुल जी को मिलने की परमिशन दे दी, पर अंदर बेड पर लेटे लेटे अतुल जी ने भी काफ़ी कुछ सोच लिया था कि उन्हें अब आगे क्या करना है।
रुद्राक्षी अतुल जी से मिलना चाहती थी, इसलिए जब वो अंदर रूम में गई तो उसने देखा अतुल जी मशीनों के बीच में घिरे हुए बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनका चेहरा एकदम से पीला पड़ चुका है। रोज अस्पताल के बेड पर मरीजों का इलाज करने वाली रुद्राक्षी आज अपने पिता को इस बिस्तर पर यूं मरीजों की तरह लेटा देखकर फफक फफक कर रो पड़ी। उसके पिता की ये हालत उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो रोते हुए बोली, रुद्राक्षी बोली, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे पास आपके सिवा और कोई नहीं है। माँ तो बचपन में ही छोड़कर चली गई और अब एक आप हैं। मैं आपको नहीं खो सकती पापा। अतुल जी ने धीरे से रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए अपनी आंखें खोली और धीरे से अपने ऑक्सीजन मास्क को हटाते हुए उससे बोले। अतुल जी बोले, बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तूने तो किसी इंसान पर भरोसा किया था और वो इंसान तेरे भरोसे के लायक नहीं था। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। शायद मैं ही ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाया और यहाँ पहुँच गया हूँ। तभी रुद्राक्षी बोली, मुझे पता है आप ये सब मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हैं ताकि मुझे बुरा ना लगे, पर सच तो यही है कि आपकी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। पर पापा आप ही सोचिए ना, अगर आज हम उनका लालच पूरा कर देते, उनकी जिद मान लेते, तो कल वो हमसे और बड़ी चीज़ करवाते। वो हक जो मेरा है ही नहीं, वो हक मैं कैसे ले लूँ? ज़मीन जायदाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन सब पर भाई का हक है और ये सब कुछ भाई को मिलना चाहिए। मैं कैसे भाई के हक पर अपना अधिकार जमा लूँ? ये शादी शादी नहीं, डील हो जाती पापा। शायद मेरी नियति में यही लिखा था। तभी अतुल जी बोले, रुद्राक्षी मैं तेरा पिता हूँ। तूने कहा तुझे शोभित से शादी करनी है, मैंने बिना किसी सवाल जवाब के तेरी बात मानी, पर अब मेरी बात तुझे माननी होगी। रुद्राक्षी बोली, कैसी बात पापा, क्या माननी है मुझे? अतुल जी बोले, तुझे आज और अभी शादी करनी होगी। रुद्राक्षी बोली, नहीं पापा, मैं शोभित के और उसके परिवार के आगे किसी कीमत पर नहीं झुकूंगी। उन्होंने मुझ पर सवाल उठाया, आपकी परवरिश पर सवाल उठाया, आपके संस्कारों पर सवाल उठाया है पापा, और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर आपके आत्मसम्मान पर कोई सवाल करे, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैं शोभित से शादी नहीं कर सकती पापा। मैं नहीं रह पाऊंगी उसके साथ खुश। कैसे रहूंगी उसके साथ? वो इंसान जिसने पूरे समाज के सामने मेरे पिता की बदनामी की, मेरे पिता को भला बुरा कहा, मैं कैसे उस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का सपना देखूं या सोचूं? अतुल जी बोले, शोभित के साथ नहीं। तुझे मुझ पर भरोसा है ना? रुद्राक्षी बोली, हाँ मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तभी अतुल जी बोले, ठीक है, मेरी एक बात मान जा तू बस। तभी रुद्राक्षी बोली, कैसी बात पापा? अतुल जी बोले, बाहर जो वो लड़का है उसे अंदर भेज दो, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रुद्राक्षी बोली, फिर आपको उससे क्या ज़रूरी बात करनी है पापा? हम उसे जानते तक नहीं हैं। तभी अतुल जी बोले, बस तू कुछ मत पूछ और उसे बुला ला। इतना कहकर अतुल जी चुप हो गए और रुद्राक्षी ने हाँ में सर हिलाया और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। बाहर रुद्र खड़ा था। ध्रुव ने जैसे ही रुद्राक्षी को ये पूछा कि मामा जी की तबीयत कैसी है, तो रुद्राक्षी बोली, पापा बोल रहे हैं कि उन्हें कुछ बात करनी है। ये सुनकर ध्रुव बोला, ठीक है, मैं मामा जी से बात करके आता हूँ। जैसे ही ध्रुव ने ये कहा ही था, ये बोलकर ध्रुव अंदर जाने को कोशिश कर रहा था, तो रुद्राक्षी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर जाने से रोक दिया। रुद्राक्षी ध्रुव की तरफ देखकर बोली, रुद्राक्षी बोली, भाई पापा इनसे मिलना चाहते हैं और इन्हें अंदर बुलाया है। वो इनसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। ये सुनकर ध्रुव बोला, इस इंसान से? पर क्यों? तभी रुद्राक्षी बोली, पता नहीं, मैंने भी जानने की कोशिश की, पर पापा ने मुझे कुछ बताया नहीं। तभी रुद्र बोला, मैं मिलकर आता हूँ अंदर, आप सब लोग यहीं इंतज़ार करिए मेरा। जैसे ही रुद्र ने यह कहा तो रुद्राक्षी ने हाँ में सर हिलाया और फिर रुद्र को अंदर जाने के लिए बोल दिया। रुद्र जैसे ही अंदर गया तो उसने देखा अतुल जी मशीनों के बीच में घिरे हुए लेटे हुए हैं। रुद्र धीरे से उनके करीब आया तो अतुल जी ने एक सरसरी निगाह रुद्र पर डाली और फिर आंखों को बंद करते हुए कुछ सोचने लगे। रुद्र जो कि अतुल जी के हर एक्सप्रेशंस को नोट कर रहा था, वहीं अतुल जी भी रुद्र को नोटिस करते हुए कुछ सोच रहे थे। तभी रुद्र ने अतुल जी की तरफ देखते हुए कहा। रुद्र बोला, आपको मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी थी मिस्टर प्रताप? तभी रुद्र के सवाल का जवाब देते हुए अतुल जी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर रुद्र भी एक पल के लिए चौंक गया। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अतुल जी ये बात इतनी आसानी से कह देंगे, पर वो इस बात से ज़्यादा शॉक्ड था कि अतुल जी ने ये बात अकेले में क्यों कही, सबके सामने क्यों नहीं? जबकि वो चाहते तो सबके सामने ये बात बोलकर तमाशा कर सकते थे। अतुल जी मुस्कुराते हुए बिना किसी भाव के बोले। अतुल जी बोले, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया। रुद्र बोला, क्या चाहते हैं आप मुझसे? अतुल जी बोले, मैं चाहता हूँ कि तुम रुद्राक्षी से अभी और इसी वक्त शादी कर लो।
जैसे ही रुद्र ने ये सुना तो वो हैरानी से अतुल जी को देखने लगा। वो यही सोच रहा था कि अतुल जी ने ये डिसीजन अचानक क्यों लिया। रुद्र बोला, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर प्रताप? मैं रुद्राक्षी से शादी? ये नहीं हो सकता। रुद्राक्षी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी। तभी अतुल जी बोले, उसे राजी करने की चिंता तुम मत करो, वो मेरा काम है, मैं कर लूँगा। पर अभी मैं जो तुमसे कह रहा हूँ तुम उसका जवाब दो। क्या तुम रुद्राक्षी से शादी करोगे? रुद्र अतुल जी की बात सुनकर थोड़ा सोचते हुए बोला, हाँ, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो और रुद्राक्षी को कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं रुद्राक्षी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अतुल जी बोले, ठीक है, तो एक काम करो, मेरे मैनेजर को तुरंत बुलाओ और उसे ये सारी सिचुएशन बताओ। मैं चाहता हूँ कि शादी आज और अभी हो। रुद्र बोला, ठीक है, मैं आपके मैनेजर से तुरंत बात करता हूँ। इतना कहकर रुद्र चुप हो गया और इतना कहकर रुद्र कमरे से बाहर आ गया। जैसे ही वो कमरे से बाहर आया तो ध्रुव, रिद्धि उसे हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे। रुद्र ने एक नज़र सब पर डाली और फिर अपनी आईब्रो को थोड़ा ऊंचा उठाते हुए कहा। रुद्र बोला, ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे कोई अजूबा देख लिया हो? ध्रुव बोला, मामा जी ने तुम्हें क्यों बुलाया था, बताओगे? रुद्र बोला, तुम जाकर अपने मामा जी से ही पूछ लो ना, और मुझसे इस टोन में दोबारा सवाल जवाब मत करना, समझे? क्योंकि ऐसी टोन ना मैं किसी की बर्दाश्त नहीं करता हूँ। तभी ध्रुव बोला, मैं तुम्हें और तुम्हारे एटीट्यूड को सिर्फ इसलिए झेल रहा हूँ, उसकी वजह है मामा जी। क्योंकि मामा जी ने अगर यहाँ पर फिर से तमाशा होते हुए देख लिया ना तो शायद वो और ज़्यादा परेशान हो जाएं। उन्हें सदमा नहीं लगना चाहिए। नहीं तो जो हरकत तुमने की है ना, ये शादी तोड़ने की जानबूझकर, अब तक तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ चुका होता। रुद्र बोला, मैंने भी हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं कि तुम मेरा मुंह तोड़ते तो मैं बस सामने से अपना मुंह तोड़वा लेता। ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मुझे बखूबी, वो भी। तभी रिद्धि बोली, ईंट का जवाब पत्थर से तो तुम तब देते ना जब तुम्हारे हाथ पत्थर उठाने के लायक बसते। मिस्टर रुद्र, आगे जो भी तुम्हारा नाम हो, हमने तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछा और हम चाहते हैं कि उसका जवाब तुम सीधा सीधा दे दो। रुद्र बोला, यही सवाल तुम प्यार से भी पूछ सकती थी, पर नहीं, तुम्हें तो अकड़ दिखानी थी। लिसन रिद्धि, आगे जो भी तुम्हारा नाम हो, दोबारा इस लहजे में मुझसे बात मत करना, समझी? बाय द वे रुद्राक्षी, तुम्हें तुम्हारे पापा ना अंदर बुला रहे हैं। रुद्राक्षी ने एक नज़र रुद्र की तरफ डाली और फिर चुपचाप अंदर कमरे में चली गई जहां अतुल जी मौजूद थे। अतुल जी ने रुद्राक्षी को आते देखा तो वो थोड़ा सा उठने की कोशिश करने लगे, तो रुद्राक्षी ने झट से आकर उन्हें आराम से बिठाया। रुद्राक्षी बोली, पापा, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? तभी अतुल जी बोले, बेटा, मैंने तेरे लिए एक फैसला लिया है। ये सुनकर रुद्राक्षी बोली, फैसला? कैसा फैसला पापा? तभी अतुल जी धीरे से रुद्राक्षी से बोले, मैं जानता हूँ इस फैसले को सुनने के बाद तू शायद खुश ना हो, मुझे कोर्ट से तेरा हक बनता है, पर बेटा, मैंने ये बहुत सोच समझ कर इस फैसले को लिया है। रुद्राक्षी बोली, क्या फैसला लिया है पापा आपने? मैं आपके फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? अतुल जी बोले, मैं चाहता हूँ कि तू रुद्र से शादी कर ले। जैसे ही रुद्राक्षी ने ये सुना तो वो तो हैरानी से अतुल जी को देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता को ये अचानक क्या हो गया। अभी थोड़ी देर पहले उसकी शादी शोभित के साथ टूटी थी। वो इस दुख से बाहर नहीं निकली थी कि उसके पिता उसकी शादी किसी और के साथ करने का फैसला कर चुके थे। रुद्राक्षी हैरानी से अतुल जी को देख रही थी। वहीं अतुल जी समझ चुके थे कि रुद्राक्षी के मन में क्या भाव चल रहे हैं। रुद्राक्षी बोली, शादी? वो भी रुद्र से? पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप जानते भी हैं ना? अतुल जी बोले, हाँ, मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ और मेरे कहने का क्या मतलब है। देखो बेटा, जो होना था सो हो गया। मुझे नहीं पता कि रुद्र का हाथ शादी तोड़ने के पीछे है या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो इंसान अभी तक तुम्हारे साथ खड़ा है। वो चाहता तो भरे मंडप में झूठ बोल सकता था, कुछ भी बोल सकता था, लोगों के सामने तुम्हारे चरित्र के बारे में 10 सवाल जवाब कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो तुम्हारी शादी बचाने के लिए, सारी गलतफहमियां दूर करने के लिए शादी के मंडप में आया था। शोभित ने तुम्हारा भरोसा नहीं किया। इसमें रुद्र की तो कोई गलती नहीं है ना? तभी रुद्राक्षी बोली, पापा, पर फिर भी मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ? अतुल जी बोले, क्यों, तुझे अपने पिता पर भरोसा नहीं है कि तेरे लिए जो फैसला मैं ले रहा हूँ वो सही होगा? रुद्राक्षी बोली, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। अतुल जी बोले, तो ठीक है रुद्राक्षी, एक फैसला मैंने तेरा माना था और अब एक फैसला तू मेरा मानेगी। ये सुनकर रुद्राक्षी अब कुछ न कह सकी। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर बोली। रुद्राक्षी बोली, ठीक है पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर रुद्राक्षी चुप हो गई और बिना किसी से कुछ कहे अपने एकटक भाव में खड़ी हो गई।
अतुल जी ये सुनकर सुकून से मुस्कुरा रहे थे, मानो उनके अंदर जो बड़ा सा तूफान चल रहा हो अब थम सा गया हो। अतुल जी बोले, मैंने अपने मैनेजर को बोल दिया है, वो शादी की सारी तैयारियां कर रहा है। रुद्राक्षी ने यह सुना तो उसने हाँ में अपने सर को हिलाया और वो बाहर चली गई। जाते जाते अतुल जी ने ध्रुव को और रिद्धि को अंदर भेजने के लिए कह दिया था। बाहर निकलकर रुद्राक्षी ने ध्रुव की तरफ देखा और बोली, रुद्राक्षी बोली, भाई आपको पापा अंदर बुला रहे हैं। रिद्धि तुम्हें भी। रिद्धि जो थोड़ा हैरानी से बोली, क्या बात करनी है मामा जी को, सब कुछ ठीक तो है ना। तभी रुद्राक्षी बोली, आप दोनों अंदर जाओगे तो आप दोनों को पता चल जाएगा, मैं थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। इतना कहकर रुद्राक्षी चुप हो गई और ये बोलकर रुद्राक्षी वहां से चुपचाप चली गई। वहीं ध्रुव और रिद्धि दोनों ही अंदर जा चुके थे। रुद्राक्षी वहां रुद्र को ढूंढ रही थी, पर रुद्र जो कि अपने फोन कॉल पर किसी से बात कर रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। रुद्र हॉस्पिटल के कॉरिडोर से थोड़ा दूर आया था। उसे लग रहा था कि यहाँ उसे अभी कोई नहीं ढूंढेगा, इसलिए वो बड़ी ही नॉर्मल आवाज में फोन पर जो व्यक्ति था उससे बोला। रुद्र बोला, आप जैसा चाहती थी वैसा हो गया माँ। अतुल प्रताप सिंह मेरे आगे झुक गया। वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहता है और हम यही चाहते थे। अब मैं उसे बताऊंगा कि दुख, आंसू, तकलीफ, तड़प और दर्द क्या होता है। दूसरी तरफ से कॉल पर वामिका थी। वामिका मुस्कुराते हुए बोली, वामिका बोली, मैंने बस शादी तोड़ने के लिए कहा था रुद्र, शादी रचाने के लिए नहीं कहा था। और तुम वहां अब तक कर क्या रहे हो, सीधे घर आओ अब। रुद्र बोला, नहीं माँ, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। वामिका बोली, रुद्र खेल खत्म हो चुका है, हम जो चाहते थे हमें वो मिल गया है। मैं अतुल को तड़पते हुए रोते हुए देखना चाहती थी। ये चाहती थी कि उसे ये सब कुछ महसूस हो, जब खुद की बेटी के साथ ऐसा होता है तो कैसा फील होता है। मेरा मकसद पूरा हो गया, अब तुम सीधे घर आओगे। रुद्र बोला, नहीं माँ, मैं घर नहीं आऊँगा। मैंने जो सोचा है जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं घर नहीं आऊँगा, और अभी तो खेल शुरू हुआ है और इस खेल को खत्म मैं अपने तरीके से करूँगा, और ये बात आप बखूबी जानती हैं। ये सुनकर वामिका कुछ न बोल सकी। रुद्र फोन कट कर चुका था। रुद्र ने जैसे ही फोन कट किया और फोन जेब में रखते हुए पीछे पलटा ही था कि तभी उसने अपने सामने रुद्राक्षी को देखा। उसे देखकर तो उसके होश उड़ गए। रुद्र एक पल के लिए घबरा चुका था कि कहीं रुद्राक्षी ने उसकी बातें तो नहीं सुन ली। वो कुछ कहता उससे पहले ही रुद्राक्षी ने रुद्र का हाथ पकड़ा और गुस्से से उसे खींचते हुए कॉरिडोर से बाहर की तरफ लेकर गई। स्टोर रूम के पास पहुंचकर रुद्राक्षी ने इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। उसने मौका देखते ही रुद्र का हाथ, जो कि अभी भी उसने पकड़ा हुआ था, उसे कसकर पकड़ते हुए स्टोर रूम का दरवाजा खोला और रुद्र को अंदर की तरफ खींचते हुए दरवाजा बंद कर दिया। रुद्र के दिमाग में अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्राक्षी करना क्या चाहती है। वो रुद्राक्षी की हरकतों को समझते हुए कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही रुद्राक्षी ने रुद्र को एक जोरदार थप्पड़ लगाया। थप्पड़ पड़ते ही रुद्र बौखला चुका था। वह कुछ कहता उससे पहले ही रुद्राक्षी गुस्से से लाल आंखें लिए उंगलियों का इशारा करते हुए रुद्र की तरफ देखकर बोली। रुद्राक्षी बोली, एक शब्द और मत कहना, नहीं तो यहीं मारकर दफन कर दूंगी, और सोचना भी मत कि मुझे सर्जिकल नाइफ चलानी नहीं आती है। मैं इस काम में ना एक्सपर्ट हूँ, जानते हो ना तुम, सर्जरी मेरा फेवरेट काम है। रुद्र जो गुस्से से रुद्राक्षी के करीब आ गया था, वो लाल आंखें लिए उसके दोनों हाथों को कमर से लगाकर जोर से दबाते हुए उसके होठों के करीब आया और धीरे से बोला। रुद्र बोला, एक थप्पड़ तुमने मुझे उस दिन लगाया था, और पता है ना उस थप्पड़ का बदला मैंने कैसे लिया है आज जो हरकत तुमने फिर की है, ये सोचे बिना कि अब मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मुझे थप्पड़ मारने की वजह जान सकता हूँ मैं। रुद्राक्षी बोली, दूर रहो मुझसे, खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश की। मुझे लगा शायद तुम वजह समझ गए होंगे, और तुम्हारी बातें सुनने के बाद तो मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या कहूँ। तुम अपनी मीठी बातों में, भोली शक्ल में मेरे पापा को फंसा सकते हो, पर मुझे नहीं। तुमने ये शादी के लिए हाँ किस मकसद से की है ये तो मैं समझ गई हूँ, पर अभी कॉल पर किससे बात कर रहे थे ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। रुद्र बोला, अब जब तुम इतना समझ ही गई हो बेबी डॉल, तो तुम्हारे पास अब कोई चॉइस नहीं है मुझसे शादी करने के अलावा, मिस रुद्राक्षी प्रताप सिंह। रुद्राक्षी बोली, एक्चुअली चॉइस अब तुम्हारे पास नहीं है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे छेड़कर। मैं सोई हुई शेरनी हूँ जिसे फालतू में परेशान करके तुमने दुश्मनी मोल ले ली है। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, मुझे इस मुसीबत को मोल लेने से कोई एतराज़ नहीं है। रुद्राक्षी बोली, पर मुझे एतराज़ है। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए तुम अभी जाकर पापा से इस शादी को तोड़ने की बात करोगे। आई बात समझ में? नहीं तो याद रखना, अभी सिर्फ एक थप्पड़ पड़ा है। अगर तुमने पापा के सामने जाकर शादी से इनकार नहीं किया तो तुम्हारा सर फोड़ने में मुझे देर नहीं लगेगा। रुद्र बोला,
चाहे तुम अब कुछ कर लो, शादी तो होकर रहेगी और इस थप्पड़ का बदला मैं तुमसे जल्द ही लूँगा। यही तो मेरा मकसद था। रुद्राक्षी ने एक लंबी सांस ली और बोली, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? आखिर चाहते क्या हो तुम? रुद्र बोला, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे ये सब करने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि खेल तो अभी शुरू हुआ है बेबी डॉल। इतना कहकर रुद्र चुप हो गया। जैसे ही रुद्र ने इतना कहा था और रुद्राक्षी की नाक में अपनी उंगली टच की तो रुद्राक्षी गुस्से से घूरते हुए रुद्र को देखने लगी। रुद्राक्षी बोली, देखो रुद्र, मैं नहीं जानती कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है और अभी मैं दुश्मनी निभाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने कभी शायद तुम्हें अनजाने अनजाने में परेशान किया हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। पर देखो, मेरी लाइफ में पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मुझे और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। प्लीज़ तुम इस शादी से इनकार करो, मैं ये शादी किसी कीमत पर नहीं करना चाहती हूँ। रुद्र बोला, मैं चाहता हूँ ना तो ये शादी होकर रहेगी और तुम चाह कर भी इनकार नहीं कर पाओगी। रुद्राक्षी गुस्से से बोली, अब जब तुमने सोच ही लिया है कि तुम इस शादी से इनकार नहीं करोगे तो याद रखना, तुम इस शादी को हासिल करके कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरी तरफ से इस शादी का कोई मतलब नहीं है। रुद्र रुद्राक्षी की इन बातों को सुनकर कुछ नहीं बोला, जिसे देखकर रुद्राक्षी को चिढ़ हो रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो चाहती थी कि रुद्र कुछ बोले और शादी से इनकार करे, लेकिन रुद्र को देखकर कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि वो इस शादी से इनकार करेगा। रुद्राक्षी रुद्र को देखकर फिर बोली। रुद्राक्षी बोली, अब बोलोगे कुछ? रुद्र बोला, बोल तो दिया, मैं इस शादी के लिए इनकार नहीं करने वाला हूँ। रुद्राक्षी बोली, ठीक है, मत करो इनकार, उसके बाद जो होगा ना उसके जिम्मेदार तुम सिर्फ खुद होगे। रुद्राक्षी की यह बातें सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए बोला। रुद्र बोला, जिम्मेदार मैं नहीं तुम होगी, क्योंकि इस शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी ऐसे बदलेगी कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। रुद्राक्षी बोली, अभी जो बदल रही है ना वो काफ़ी है और ज़्यादा बदलाव नहीं चाहिए मुझे अब मेरी ज़िंदगी में। रुद्र बोला, बदलाव तो होंगे स्वीट हार्ट, वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब तुम्हें पता चलेगा कि रुद्र सिंह राठौर के साथ रिश्ता कैसे जुड़ता है। रुद्राक्षी बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई ना कोई मकसद है इस शादी को करने के पीछे, बस मुझे एक बार वो मकसद पता चल जाए, उसके बाद तुम्हें घसीटते हुए यहाँ से धक्के मार कर मैंने बाहर ना निकाला ना तो मेरा नाम भी रुद्राक्षी प्रताप सिंह नहीं। रुद्र बोला, मकसद? हाँ मकसद तो है, पर अभी नहीं बताऊंगा, अभी बता दिया तो मज़ा नहीं आएगा ना, और तुम क्या, मुझे यहाँ से बाहर कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। क्या चाहती हो तुम कि तुम्हारे पापा को एक और सदमा लगे, एक और मेजर हार्ट अटैक आए? यही चाहती हो? अगर ये शादी भी टूट गई तो कैसा होगा? तो एक काम करते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं, मैं जाकर शादी से इनकार कर देता हूँ, बता देता हूँ कि तुम नहीं चाहती हो ये शादी हो, इसलिए मैं इनकार कर रहा हूँ। इतना सुनते ही रुद्राक्षी घबरा उठी और उसे यूँ घबराता देख रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वो जानता था कि रुद्राक्षी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही रुद्राक्षी ने ये सुना तो वह हैरानी से रुद्र को देखने लगी और बोली। रुद्राक्षी रुद्र से बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे तुम? और खबरदार जो मुझे मेरे पापा के नाम से ब्लैकमेल करना चाहा तो भी मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। रुद्र रुद्राक्षी से बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो बेबी डॉल, क्योंकि अब बाजी मेरे हाथ में है और रुद्र सिंह राठौर अपनी बाजी किसी और के हाथों में नहीं देता। तुम ये बाजी हार चुकी हो और अभी तो तुम और भी बहुत कुछ देखोगी। रुद्राक्षी बोली, क्यों कर रहे हो रुद्र तुम ऐसा? मैं जानती हूँ उस दिन उस चेंजिंग रूम में जो कुछ भी हुआ था वो गलतफहमी नहीं थी, बल्कि तुम्हारी साजिश थी। तुम चाहते थे कि वो सब कुछ हो। तुमने मुझे उस दिन कहा था कि तुम ये शादी किसी कीमत पर नहीं होने दोगे, क्योंकि तुम्हें बदला चाहिए था। पर किस चीज़ का बदला चाहिए तुम्हें? देखो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं, पर जिस तरीके का बदला तुम एक्सेप्ट कर रहे हो वो जिंदगियां बर्बाद करेगा, आबाद नहीं। रुद्र बोला, कोई बात नहीं, मुझे जिंदगियां बर्बाद ही करनी है, इसलिए तो ये सब कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता था शोभित को अचानक से यूँ तुम्हारे बारे में सब पता चलना, इस शादी का टूटना, मेरा वहाँ आना, सब कुछ एक इत्तेफाक है? नहीं, ये मेरी साजिश थी। मैं चाहता था कि शोभित ये शादी सबके सामने इस तरीके से तोड़े। मैं चाहता था कि तुम्हारे पिता इतने मजबूर हो जाएं कि उन्हें मुझे कहना पड़े कि मैं तुमसे शादी कर लूं, और ठीक ऐसा ही हुआ। और अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो सिवाय एक काम के। रुद्राक्षी बोली, कैसा काम? रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, मुझसे शादी करने का। और कैसा काम? क्या तुम भी इतना नहीं समझती? चलो, थोड़ी देर हो रही है, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, इससे पहले कोई बड़ा रोड़ा बीच में आए, मैं चाहता हूँ कि शादी बिना किसी तामझाम के और बिना किसी दिक्कत के हो जाए। चलें अब यहाँ से। इतना कहकर रुद्र ने बिना रुद्राक्षी की बात सुने उसका हाथ पकड़कर उसे स्टोर रूम से बाहर खड़ा कर दिया। रुद्राक्षी कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र ने घूरती निगाहों से उसे देखा और फिर उसकी तरफ देखकर कहा। रुद्र बोला, अब एक और शब्द नहीं,
तुम्हें बोलने का मौका दिया जाएगा, इनफैक्ट तुम्हें सब कुछ करने का मौका दिया जाएगा, पर अभी नहीं। अभी तुम सिर्फ अपने पापा के बारे में सोचो। अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो कहीं इसका असर तुम्हारे पापा पर ना पड़े। उनकी सेहत वैसे ही खराब है। डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है और एक सदमा वो बर्दाश्त कर चुके हैं, दूसरा सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चलो अब चलते हैं यहाँ से। इतना कहकर रुद्र ने रुद्राक्षी का हाथ कसकर पकड़ा और उसे सीधे उस रूम में लेकर गया जहाँ अतुल जी थे। अतुल जी ने ध्रुव से शादी की सारी तैयारी करने को कह दी। वही वकील भी आ चुका था जिसके पास शादी की फॉर्मेलिटी को पूरा करने के सारे डॉक्यूमेंट थे। रुद्र यही चाहता था, रुद्राक्षी से शादी करना, क्योंकि असली प्लान तो उसके बाद शुरू होने वाला था। थोड़ी देर में रुद्र और रुद्राक्षी की शादी हो गई। शादी होते ही किसी के चेहरे पर सुकून था, किसी के चेहरे पर गुस्सा और किसी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। वहीं सुकून अतुल जी के चेहरे पर, तो वहीं रुद्र का चेहरा इस समय बिना किसी भाव के था, पर उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। वहीं रुद्राक्षी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ध्रुव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और रिद्धि के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अतुल जी रुद्र और रुद्राक्षी की शादी करने के पीछे क्यों पड़ गए हैं, जबकि वो तो रुद्र को अच्छे से जानते तक नहीं है। शादी होते ही उन्हें कुछ देर के बाद उन्हें मैरिज रजिस्ट्रार से मैरिज सर्टिफिकेट मिल चुका था, जिसके बारे में रुद्र को वकील ने बता दिया था। रुद्र ने अतुल जी को जब ये बात बताई तो अतुल जी के चेहरे पर मुस्कान थी। रुद्र अतुल जी की तरफ देखते हुए बोला। रुद्र बोला, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरी और रुद्राक्षी की शादी हो चुकी है, तो मुझे लगता है रुद्राक्षी को अब मैं अपने घर लेकर जा सकता हूँ। मेरे घर वालों को शादी के बारे में नहीं पता, मुझे वहाँ जाकर उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अतुल जी बोले, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम अभी घर जा रहे हैं, उसके बाद तुम अपने घर वालों से मिल लेना। रुद्राक्षी ये सुनकर बोली, पर पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ने आपको प्रॉपर आराम करने के लिए कहा है और आप अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं ले सकते। तभी अतुल जी बोले, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर घर में ही सारी फैसिलिटीज़ करवा लूँगा, पर तुम अभी घर चलोगी। ध्रुव, तुम बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो और पता करो कि अद्वैत कहाँ है। ध्रुव बोला, अद्वैत से मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी मामा जी, अभी उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है, शायद वो फ्लाइट में होगा। जैसे ही वो लैंड करेगा वो तुरंत कॉल कर लेगा और तब मैं उसे बता दूंगा कि हम घर आ चुके हैं। आप चिंता मत करिए, पर मुझे नहीं लगता कि आपको इस समय घर जाना चाहिए। आप चाहें तो आज की रात यहाँ रुक सकते हैं, हम कल शिफ्ट हो जाएंगे। अतुल जी बोले, नहीं, हम आज ही घर जाएंगे, मैं चाहता हूँ रुद्राक्षी की विदाई घर से हो। ये सुनकर रुद्राक्षी कुछ नहीं बोल रही थी। ध्रुव ने ये सुना तो उसने हाँ में सर हिलाया और रिद्धि के साथ रुद्राक्षी को लेकर बाहर की तरफ चला गया। रुद्राक्षी बाहर बैठी हुई थी, अंदर रुद्र अतुल जी के साथ था, तो वहीं रिद्धि और ध्रुव बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करने में लगे थे। वहीं रुद्राक्षी समझ चुकी थी कि वह रुद्र के बिछाए इस प्लान में फंस चुकी है। वहीं रुद्राक्षी जब डॉक्टर से मिलने गई तो डॉक्टर ने जब रुद्राक्षी को अतुल जी की कंडीशन के बारे में बताया तो रुद्राक्षी काफ़ी ज़्यादा वरिड हो चुकी थी। हालांकि रुद्राक्षी एक कार्डियो सर्जन थी, उसे पता था कि मेडिकल टर्म्स में ये कंडीशन होना किसी भी पेशेंट के लिए सामान्य बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए रुद्राक्षी समझ चुकी थी कि वो रुद्र के प्लान में फंस चुकी है और अब उस प्लान से बाहर निकलना शायद नामुमकिन है। उसे किसी भी हालत में इस शादी को एक अच्छी मैरिड लाइफ दिखाने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिसका फ़ायदा रुद्र बखूबी उठाने वाला था, क्योंकि वो जानता था कि रुद्राक्षी के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस शादी को करने के और अतुल जी के सामने ये दिखावा करने के कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, जिसका फ़ायदा रुद्र रुद्राक्षी के साथ उसे परेशान करके निकालने वाला था। रुद्राक्षी डॉक्टर से मिलकर जब रूम में आई तो उसने देखा अतुल जी और रुद्र आपस में बात कर रहे हैं। वहीं रुद्र को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से अतुल जी घर जाने की बात क्यों कर रहे हैं, पर ये सब बात सिर्फ अतुल जी ही जानते थे कि उनका इस बात को करने के पीछे असली इरादा क्या है, क्योंकि अतुल जी भी कोई आम खिलाड़ी नहीं थे। वो जानते थे कि जो वो कर रहे हैं उसके पीछे उनका क्या मकसद है। थोड़ी ही देर में अतुल जी को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया और चंद समय में वो लोग घर भी पहुंच गए। घर पहुंचते ही जब अतुल जी को आराम करने के लिए कहा तो अतुल जी को रुद्राक्षी को विदा करने की जल्दी थी। रुद्राक्षी अतुल जी को कमरे में भेजना चाहती थी, पर अतुल जी कुछ और ही सोच कर बैठे थे। घर पहुंचते ही रुद्र अतुल जी की तरफ देखते हुए बोला। रुद्र बोला, पापा जी, अब हम घर आ चुके हैं तो मुझे लगता है हमें विदाई की रस्म कर लेनी चाहिए, हमें घर के लिए देर हो रही है। तभी अतुल जी बोले, इतनी भी क्या जल्दी है दामाद जी, विदाई की रस्म पूरी करने के लिए थोड़ा रुक जाते हैं, किसी खास मेहमान से जो मिलवाना है तुम्हें। रुद्र बोला, खास मेहमान कौन पापा जी? अतुल जी बोले, इस खास मेहमान से मिलना बेहद ज़रूरी है। जैसे ही रुद्र ने यह सुना तो वो कुछ सोचने लगा। वो कुछ सोच या समझ पाता उससे पहले ही दरवाजे पर बेल बजी। जैसे ही नौकर ने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े इंसान को देखकर सब चौंक गए
और सबसे ज्यादा चौंका था रुद्र। सामने से आ रहे दो व्यक्तियों को देखकर अतुल जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह अचानक खड़े हुए। हालांकि वो इस समय सपोर्ट के साथ खड़े थे, पर ध्रुव ने उन्हें कसकर पकड़ा हुआ था, मानो वो उन्हें हिम्मत दे रहा हो। अब रुद्र ने ध्रुव का चेहरा देखा तो उसे ध्रुव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखी, जिसे देखकर रुद्र समझ गया कि अतुल जी और ध्रुव के बीच में जरूर ऐसी कोई बात हुई है जिसके बारे में उसे अंदाजा भी नहीं है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह जो दो व्यक्ति आ रहे थे उनमें से एक आदमी और एक औरत थी। औरत के चेहरे पर गुस्सा और आदमी के चेहरे पर एक लाचारी साफ नजर आ रही थी। अतुल जी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। अतुल जी बोले, आप लोग यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आप दोनों का स्वागत है। वो औरत गुस्से में बोली, स्वागत गया भाड़ में। क्या मैं जान सकती हूँ कि मुझे धमकाते हुए यहाँ क्यों बुलाया है अतुल? क्या मकसद है इस बार तुम्हारा मुझे यूं बुलाकर जलील करवाने का? अतुल जी बड़े शांत स्वर में बोले, मकसद तो तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का था वामिका सिंह राठौर, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का। मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारे खेल में मात दे दी है। जैसे ही वामिका जी ने ये सुना तो वह हैरानी से अतुल जी को देखने लगी, मानो ये जानना चाह रही हो कि अतुल जी को ये सब कैसे पता। वहीं रुद्र ने भी जब अतुल जी के इस बर्ताव को देखा तो वह हैरानी से अतुल जी को देखने लगा। रुद्राक्षी और रिद्धि को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। रुद्राक्षी बोली, पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और कौन है ये? अतुल जी बोले, ये वामिका सिंह राठौर हैं और इनके बगल में जो खड़े हैं वो वामिका के पिता मिस्टर सिसोदिया हैं, और तुम्हारे बगल में जो खड़ा है उसका नाम रुद्र सिंह राठौर है, वामिका सिंह राठौर का बेटा, राठौर इंडस्ट्री का मालिक। जैसे ही रुद्र ने यह सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि अतुल जी उसके बारे में सब जान चुके हैं। वह हैरानी से अतुल जी को देख रही थी। अतुल जी मुस्कुरा रहे थे। रुद्र बोला, आप जानते थे मेरी असलियत, आपको पता थी, आपने जानबूझकर अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाई? अतुल जी बोले, मैं तुम्हारी असलियत बहुत पहले जान चुका था। तुम्हें क्या लगता है तुम अचानक सबके सामने आओगे, इतने साल गुमनामी में रहोगे तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है रुद्र सिंह राठौर। मैं अतुल प्रताप सिंह हूँ, राजस्थान की सबसे बड़ी सियासत का राजा। मुझे कमज़ोर समझने की गलती करी है तुमने। मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसका बुरा चाहे और मैं ये बात पता ना लगा पाऊँ। साजिश बहुत अच्छी रची थी तुमने वामिका, पर अब क्या करेगी? मेरी बेटी तुम्हारे बेटे की बीवी है लीगली। अब तुम्हें ये रिश्ता स्वीकार करना पड़ेगा। ही ये सुनकर वामिका बोली, मैं जानती थी तुम इतनी आसानी से जाल में फंसने वाले नहीं हो। मैंने कहा था ना रुद्र तुमसे कि अतुल प्रताप सिंह बहुत चालाक इंसान है। देखो वो जानता था तुम्हारे बारे में, वो तुम्हारी असलियत जानता था और उसने जानबूझकर अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाई। अतुल जी बोले, हाँ मैं जानता था रुद्र के बारे में, तुम्हारे बारे में, सबके बारे में। जानना चाहती हो मैंने ये शादी क्यों करवाई? तो सुनो, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के चरित्र पर सरेआम दाग लगाया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर ये नहीं। मेरी बेटी मेरा गुरूर है और तुमने मेरे गुरूर को चोट पहुंचाई है वामिका। तो पहले जो मैंने किया था उस गलती के पीछे एक राज था, एक मकसद था। मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हें भरे मंडप में दुल्हन बनाकर छोड़ देने का। मैं मजबूर था, पर तुम मेरी मजबूरी समझ नहीं पाई और ना तुमने समझने की कोशिश की। पर आज तुमने मेरी बेटी के साथ वो सब करने की कोशिश की जिससे तुम गुजर चुकी हो। तुम्हें अंदाजा भी है मेरी बेटी पर क्या बीत रही होगी उस समय? वामिका बोली, वाह, अपनी बेटी पर बात आई तो तुम मुझे कसूरवार ठहराने लगे। और जो सालों पहले तुमने मेरे साथ किया था वो क्या था? तब मेरे चरित्र पर, मेरे अस्तित्व पर कोई सवाल नहीं उठाता क्या? भरे समाज में दुल्हन बनी, मैं अपने दूल्हे का इंतजार करती रह गई और तुम किसी और की मांग में अपने नाम का सिंदूर सजाकर मेरे सामने किसी और को अपनी बीवी बनाकर ले आए। मैं कभी नहीं चाहती थी कि रुद्र की शादी रुद्राक्षी से हो, पर हाँ इतना जरूर चाहती थी कि जो कुछ मैंने झेला है वो तुम्हारी बेटी भी झेले। मैंने कहा था ना रुद्र तुमसे कि सारी बाजी अपनी तरफ को रखने के लिए, पर नहीं, तुमसे चूक हो गई। रुद्र हैरानी से अपनी माँ और अतुल जी के बीच हो रही सारी बातों को सुन रहा था। तभी रुद्र बोला, मुझे लगा था कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तभी अतुल जी हंसते हुए बोले, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी रुद्र सिंह राठौर, कि तुम्हें लगा कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारा यहाँ आना ही तुम्हारा सबसे बड़ा लूप होल था तुम्हारे इस प्लान का। अगर तुम नहीं आते ना तो शायद मैं समझता कि ये शोभित और उसके परिवार के लालच के कारण ही हो रहा है, पर तुम्हारा शादी में आना ये साबित कर चुका था कि इन सब के पीछे तुम हो। अपनी बेटी की जिंदगी को तो मैं बर्बाद किसी कीमत पे नहीं होने देता, इसलिए रुद्र के साथ मैंने सच्चाई जानने के बावजूद रुद्राक्षी की शादी कराई। तभी वामिका बोली, मैं नहीं मानती इस शादी को, ये शादी नहीं हो सकती। रुद्र चलो मेरे साथ। अतुल जी बोले, तुम अकेले नहीं जाओगी, मेरी बेटी तुम्हारे बेटे की लीगली वाइफ है। मैरिज सर्टिफिकेट है हमारे पास, तुम्हें तो मिल ही चुका होगा ना रुद्र। मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी तुम्हारे लॉयर ने भेजी है तुम, पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास है। अब तुम क्या
ये समाज भी मानने से इनकार नहीं कर सकता कि रुद्र और रुद्राक्षी की शादी हो चुकी है। अब तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, पर तुम मेरी बेटी को ऐसे लावारिसों की तरह तो नहीं छोड़ सकती हो। रुद्राक्षी अपने पिता के इस रूप को देखकर हैरान थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रुद्राक्षी धीरे से अपने पिता के पास आई और बोली। रुद्राक्षी बोली, ये सब क्या है पापा? आप जानते थे इस आदमी की असलियत, आप सब जानते थे कि मैं निर्दोष हूँ, आप जानते थे कि उन पिक्चर्स में जो कुछ भी हुआ है वो गलतफहमी नहीं है, वो किसी की साजिश है, और आपने फिर भी ऐसे इंसान से मेरी शादी कराई जिस इंसान से मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। क्यों पापा, क्यों? अतुल जी बोले, क्योंकि एक यही रास्ता था मेरे पास, तेरी जिंदगी किसी को भी बर्बाद नहीं करने दे सकता था मैं। तू मेरा गुरूर है और मैं अपने गुरूर पर चोट नहीं पहुंचा सकता। रुद्राक्षी की आंखों से आंसू बह रहे थे, तो वहीं रुद्र और वामिका हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। पर कोई था जिसके चेहरे पर चुप्पी, लाचारी और गिल्ट साफ नजर आ रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सिसोदिया थे, वामिका के पिता। उनके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था। वो इस शादी से खुश नहीं थे, या यूं कहो शादी एक बर्बादी होने वाली थी जिसका अंदाजा उन्हें लग चुका था। रुद्राक्षी अपने पिता के द्वारा की गई इस हरकत को देखकर हैरान थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पिता कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकते जो उसके परिवार के लिए और खास करके उनके बच्चों के लिए गलत हो। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पिता की बातों को किस तरीके से पॉइंट आउट करे। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वामिका जी ने कुछ कहा जो कि अतुल की इस चाल का हिस्सा बन चुकी थी। वो गुस्से से अतुल जी की तरफ देखकर बोली। वामिका बोली, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है अतुल, मुझे धोखा देकर, मेरे साथ ये फरेब करके। उसका खामियाजा कहीं तुम्हारी बेटी को ना भुगतना पड़ जाए। तभी अतुल जी बोले, गलत, बहुत बड़ी गलतफहमी है ये तुम्हारी, और धोखा और फरेब मैंने नहीं किया है तुम्हारे साथ, बल्कि तुम्हारे इस बेटे ने किया है हमारे पूरे परिवार के साथ। मेरी बेटी शोभित से प्यार करती थी और मैं जानता हूँ शोभित को अपने जाल में फंसाने वाला ये रुद्र ही है। उसके परिवार को किसी न किसी तरीके से इसने अपने काबू में किया है। तभी रुद्र बोला, यह आपकी गलतफहमी है मिस्टर अतुल प्रताप सिंह, शोभित रुद्राक्षी के लायक था ही नहीं। अगर होता तो उसके खिलाफ उठ रही बातों पर भी उसका साथ देता। अतुल जी बोले, अच्छा, किसी इंसान के सामने झूठ का ऐसा मायाजाल रचो कि वो इंसान उस झूठ से बाहर ना निकल पाए, और फिर तुम उसके लिए सफाई दो कि वो इंसान तो ऐसा ही था। ये कहाँ तक सही है? रुद्र बोला, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक ये बात सही है। अगर शोभित रुद्राक्षी के लायक होता तो उसको सचमुच रुद्राक्षी से प्यार होता तो वो मेरे लाख बोलने पर भी रुद्राक्षी का साथ नहीं छोड़ता। इसलिए शुक्र मनाइए कि मेरी वजह से आपकी बेटी बच गई, एक ऐसे रिश्ते में जाने से जिस रिश्ते का नाम रिश्ता, प्यार, भरोसा शायद कभी था ही नहीं। ये सुनकर अतुल जी बोले, अच्छा, देखो तो कौन बोल रहा है, जो इंसान खुद आग लगा रहा है अब वो सबके सामने मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे तुम्हारे इन शब्दों के जाल में फंसाना बंद करो रुद्र सिंह राठौर, क्योंकि तुम्हारे कुछ भी कहने से और करने से सच्चाई नहीं बदलने वाली है। तभी वामिका बोली, सच्चाई? मैं नहीं मानती ऐसी सच्चाई को जिसमें तुम अपनी बेटी को जबरदस्ती मेरे बेटे के गले में डाल रहे हो। तभी रुद्राक्षी बोली, मैं भी नहीं मानती ये शादी, और क्या बार बार अपने बेटे की तरफदारी कर रही हैं आप? मेरे पिता से इस लहजे में दोबारा बात मत करिएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही वामिका सिंह राठौर ने ये सुना तो वह बोली, वामिका बोली, तो अपने पिता से बोल दो कि बार बार तुम्हें मेरी बहू बोलना बंद कर दे। अतुल जी बोले, जो सच है वो बोलूँगा ही, और तुम्हें मेरी बेटी को पूरी तरीके से अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोर्ट के कागज़ हैं। अगर मेरी बेटी को तुम्हारे घर में इतनी सी भी परेशानी होती है तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकोगी। मैं बरसों पुराना अतुल नहीं रहा जो सब कुछ सह लेता था। मैं बहुत हद तक बदल चुका हूँ वामिका, इसलिए तुम मेरी बेटी को इज्जत के साथ अपने घर की बहू बनाओगी और उसे वो हर अधिकार दोगी जो उसका है। रुद्र बोला, तो आप अपना फैसला नहीं बदलेंगे? अतुल जी बोले, हाँ, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। रुद्र बोला, तो ठीक है, मत बदलिए। आप अपनी बेटी को मेरी पत्नी जबरदस्ती बनवा सकते हैं, पर मेरा प्यार उसे जबरदस्ती नहीं दिलवा सकते। यह सुनकर अतुल जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अतुल जी की ये बात सुनकर और इस बात पर हामी भर कर रुद्र, जो कि गुस्से में आ चुका था, वो किसी भी कीमत पर रुद्राक्षी को अपने साथ लेकर जाने वाला नहीं था। इस रुद्राक्षी की ओर देख कर रुद्र अतुल जी से फिर बोला। रुद्र बोला, पर मुझे आपकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। मैं आपकी बेटी को कहीं नहीं लेकर जा रहा हूँ। आपकी बेटी एक छोड़ी हुई दुल्हन की तरह यहाँ रहेगी, जिसे उसके पति ने शादी के दिन ही छोड़ दिया, और आप चाह कर भी अब कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी अतुल प्रताप सिंह जी बोले,
मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ रुद्र सिंह राठौर। मैं चाहूँ तो तुम्हारी सियासत को, तुम्हारे पूरे बिजनेस एम्पायर को हिला कर रख सकता हूँ। अगर तुमने मेरी बेटी के बारे में कुछ भी गलत करने के बारे में सोचा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हारी इस हरकत के बाद चुप बैठ जाऊंगा। रुद्र सिंह राठौर बोला, क्या करेंगे आप? ये सब लोगों को जाकर बताएंगे? जाइए बता दीजिए। आपकी बेटी के बारे में बातें बनेंगी, मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कह देंगे लोग, और कुछ कहेंगे तो मैं सुनूंगा नहीं। अतुल जी बोले, मैं लोगों के ओपिनियन का भूखा नहीं हूँ। और रही बात मेरे क्या करने की, तो सुनो। अगर मेरी बेटी तुम्हारे घर पूरी इज्जत के साथ तुम्हारी बीवी और उस घर की बहू बनकर नहीं गई, तो तुम्हारा पूरा बिजनेस एम्पायर, तुम्हारी सियासत का आधा हिस्सा रुद्राक्षी के नाम हो जाएगा। और ये तो तुम भी जानती हो, सियासती नियम है ये। क्यों वामिका, तुम्हें तो पता ही होगा, आखिर तुम तो राजकुमारी हो एक सियासत की। जैसे ही अतुल जी ने ये कहा था तो वामिका गुस्से और हैरानी से अतुल जी को ही देख रही थी। अतुल जी अपनी बात कहकर चुप हो गए। वो रुद्र की सारी शर्तें मानने को तैयार थे, तो वहीं जब रुद्र ने ये देखा कि अतुल जी पीछे नहीं हट रहे हैं, तो वो और ज़्यादा गुस्से में आ गया। आखिर क्या करेगा रुद्र अब आगे? क्या अतुल जी गुस्से में आकर बता देंगे मिस्टर सिसोदिया और अपने बीच हुई सालों पुरानी बात? जानना बेहद दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का भाग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।